इंटरनेशनल डे ऑफ योग की ये जो सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं उदिता योग की तरफ से, हर रोज कोई ना कोई एक नए विषय पर कोई एक एक्सपर्ट के साथ हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले रहे हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो विषय है प्राणायाम के संदर्भ में। प्राणायाम और उसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो आज शीतल बेन हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। शीतल बेन जामनगर गुजरात से हैं और वो भी वैसे भी एग्जाम के ट्रेनर भी हैं। डिप्लोमा योग कोर्स भी हम वहाँ चला रहे हैं वो, और काफ़ी सालों से योग के साथ जुड़े हुए हैं। तो आगे मैं शीतल बेन से कहूँगा कि वो जो विषय हैं प्राणायाम के संदर्भ में वो हमारे साथ शेयर करें। शीतल बेन। यस, थैंक यू सर। प्रणाम सभी को। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखने वाले प्राणायाम को, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारी है, ये ऐसे अवयव का समूह है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासन करने का काम करता है। अब मैं ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम बताऊं तो उसमें है हमारा नाक यानी कि नोज, देन फेरिंग्स यानी कि गला, उसके बाद है लैरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र, उसके बाद ट्रकिया यानी कि श्वास नली, ब्रोंकस यानी कि श्वास नलिका, और लंग्स यानी कि फेफड़े। अब इसमें से जो नोज और फेरिंग्स है ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, और बाकी फिर लैरिंग्स के बाद लैरिंग्स से सभी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में गिने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ये दिखाना चाहूंगी साथ साथ में। तो जो हमारा नाक होता है ये हमारे चेहरे का भाग है, और हमारा नाक जो है वो बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज से बना हुआ है, और उसके अंदर इट्स डिवाइडेड बाय अ सेप्टम। सेप्टम के द्वारा वो डिवाइडेड रहता है, और उसके अंदर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन लगी रहती है नाक के अंदर। एक सेकेंड मैं शेयर कर लूं। हाँ, तो नाक के अंदर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। ये दो कैविटीज में डिवाइडेड है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इसमें मॉइस्चर रहता है ताकि जो हवा जाती है वो भेज युक्त यानी मॉइस्चर युक्त होके जाती है। प्लस इसमें हेयर होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को वहां पर रोक के रखता है, फिल्ट्रेशन का काम भी करता है, और जो हवा जाती है उसको हमारे शरीर के तापमान के अनुसार बना के अंदर भेजता है। तो ये हमारे नाक का काम होता है। नाक के बाद आता है हमारा फेरिंग्स। ये हमें फेरिंग्स दिखता है। तो नाउ द फेरिंग्स इज लाइक अ फनल शेप। ये फनल शेप जैसी छलनी जैसी रचना होती है, और इसके तीन भाग होते हैं। एक है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजियोफेरिंग्स। और फेरिंग्स का मुख्य कार्य ये होता है कि नाक को हवा से ग्रहण करता है और लैरिंग्स में भेजता है, स्वर यंत्र में भेजता है। अब फेरिंग्स के बाद यहाँ आपको लैरिंग्स दिखेगा। लैरिंग्स यानी कि हमारा स्वर यंत्र। तो जो हमारा लैरिंग्स होता है वो एक ग्लॉटिस भी हम उसको बोलते हैं, उसके अंदर की कैविटी को हम ग्लॉटिस बोलते हैं, और उसके ऊपर एपिग्लॉटिस रहता है। एपिग्लॉटिस जो लीफ शेप मसल होता है जैसे बॉटल, और उसके ऊपर ढक्कन, इस तरह के हम ले सकते हैं।
और ये एपिग्लॉटिस जो है वो कार्य ये करता है कि जब हम खाने को खाते हैं तो ये इसको ढक के रखता है ताकि हमारा खाना जो है वो हमारी श्वास नली में ना चला जाए। और जब हम उज्जय प्राणायाम करते हैं तो इसी एपिग्लॉटिस को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब लैरिंग्स जो है ये 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है और उसमें जो है वो 3 पैड होते हैं। पैड मानी थोड़ी में होता है और 3 जो है वो अनपैड होते हैं, मानी अलग अलग होते हैं। सो टोटल 3 पैड यानी 6 हो गए प्लस 3 अनपैड, सो 6 + 3 दिस इज मेड अप ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस। और लैरिंग्स जो है उसके अंदर हमारे वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं जो कि जब हम बोलते हैं तो ये आवाज दैट इज ड्यू टू द वोकल कॉर्ड्स। तो ये हवा को फेरिंग्स से लेता है और आगे ट्रकिया में भेजने का कार्य करता है। नाउ कमिंग टू ट्रकिया, ये आपको जो रिंग शेप का दिखता है दिस इज अवर ट्रकिया, ये हमारी श्वास नली है। और हमारी श्वास नली ऐसे आगे होती है, पीछे हमारी अन्न नली होती है। तो एंटीरियर पार्ट में श्वास नली ट्रकिया, पोस्टीरियर टू दैट इज अवर ईसोफेगस। तो ये जो हमारी ट्रकिया है वो ऐसी 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से बनी हुई रचना होती है। और ट्रकिया का मुख्य कार्य ये होता है कि ये हवा को आगे की ओर लेकर जाता है। अब ट्रकिया जब आगे जाता है तो हियर वी कैन सी इट इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकस। सो द लेफ्ट ब्रोंकस विल गो इनटू द लेफ्ट लंग, right bronchus will go into the right lung। ये हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे ये ब्रोंकस में जाता है। इस तरह से ब्रोंकस जो है that will again divide into primary, secondary and tertiary bronchus। ऐसे जैसे कि वृक्ष है ऐसी डालियों के समान फिर ब्रोंकस में से छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स ऐसे निकलती है डालियों के समान। और लास्ट में जो है वो एल्वियोलाई रहते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं वायु कोश। जैसे कि अंगूर के झुमके लगे हुए होते हैं उसी तरह से ये हमारे ब्रोंक्यूल्स के आसपास लगे रहते हैं। जैसे ये एक सारी रचना जो है ट्रकिया के बाद की सारी रचना जो है वो हमारे फेफड़ों के अंदर रहती है। और लाइक एन इन्वर्टेड ट्री, इट लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड ट्री। तो नेचर जो है उन्होंने ये कंप्लीट साइकिल जैसे कि बनाया है। प्रकृति में जो हम ट्री को देखते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, और ये वाला ट्री जो हमारे फेफड़ों के अंदर है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है। तो इस तरह से ये साइकिल भी एक कंप्लीट हो जाती है। तो ये एल्वियोलाई के आसपास जो है वो ब्लड कैपिलरीज लगी हुई होती है। तो ये एल्वियोलाई में प्योर ऑक्सीजन आता है, प्योर एयर होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी में से इसमें एल्वियोलाई में चला जाएगा और धीरे धीरे फिर ऊपर नाक के द्वारा बाहर निकल जाएगा। देन कमिंग टू अवर लंग्स, तो लंग्स जो है ये सॉफ्ट इलास्टिक स्पॉन्जी टिश्यू से बनी हुई है। सबको अपने अपने माइक को म्यूट करना है। तो लंग्स जो है वो सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई रचना होती है और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है राइट लंग की कंपैरिजन में। और राइट लंग जो है वो 3 भागों में विभाजित होता है। हियर यू कैन सी 3 पार्ट्स, द अपर लोब, द मिडल लोब एंड द लोअर लोब। यहाँ पर हमें 2 लाइन दिख रही है। तो जो राइट लंग है उसके 3 भाग है और लेफ्ट लंग है उसके 2 भाग रहते हैं, अपर लोब एंड द लोअर लोब। ठीक है, तो ये बेसिक हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम थी वो मैंने आपको बताया। अभी जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगी द मसल्स विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। तो जो मेन मसल्स हमारे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे मेन में आता है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम जो है वो एक डोम शेप मसल होता है, ऐसे अम्ब्रेला जैसा, ऐसे डोम शेप।
जो हमारी चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। अब ये डायाफ्राम जो है वो आगे की ओर जो है ये हमारे स्टर्नम के साथ, यानी ये हमारा चेस्ट बोन है उसके साथ लगा हुआ होता है, और पीछे L1 posteriorly it is attached to L1 and L2 vertebra। और ये डायाफ्राम जो है जब हम सांस को भरते हैं तो ये डायाफ्राम ऐसे नीचे जाएगा, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऐसे ऊपर आता है। तो जनरली जब हम पैसिव ब्रीदिंग, मतलब हम कोई अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग नहीं करते, अभी अपने आप चलती है ब्रीदिंग, तब डायाफ्राम अराउंड 2 सेंटीमीटर जितना नीचे जाता है। लेकिन जब हम प्रयत्न पूर्वक पूरक करते हैं तब ये 10 सेंटीमीटर तक नीचे जा सकता है। ठीक है, फिर जो दूसरे मसल्स है वो है हमारे इंटरकोस्टल मसल्स। हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रहते हैं। तो जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो एक्सटर्नल टू रिब्स, एडजेसेंट टू रिब्स लगे हुए होते हैं, उसका एक्सटर्नल एक लेयर जैसा होता है, और इंटरनल भी एक लेयर जैसा होता है एडजेसेंट टू रिब्स, एंड दैट इज नोन एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये हमारे लंग्स को, हमारी रिब्स को आगे की ओर करने का कार्य करता है। और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो ध्यान रखता है कि रिब्स ज्यादा एक्सपांड ना हो जाए, especially when we do Kapalbhati, when we do Noli, when we do Udyan Bandh, when we do Agnisar, at that time it works significantly। तो ये दो का मेजर, जिसको हम कहते हैं मेजर मसल्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। नाउ द अदर एसेसरी मसल्स विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन वो है हमारा पेक्टोरालिस माइनर। तो ये पेक्टोरालिस माइनर मसल जो हमारा होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स, यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ पीछे हमारा जो स्केपुला बोन होता है उसके कोरोकॉइड प्रोसेस में वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह से एक थोड़ा सा स्लांट वाला ये मसल होता है पेक्टोरालिस माइनर। सो इट हैज इट्स ओन वर्क इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरे होते हैं हमारे एब्डोमिनल मसल्स। तो एब्डोमिनल मसल्स में एक तो हमारा होता है रेक्टस एब्डोमिनस। ये रेक्टस एब्डोमिनस वही विजुअल लैंग्वेज में वो यही मसल है, रेक्टस एब्डोमिनस। और दूसरा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सबको अपने आप को म्यूट रखना है। मैडम अभी जो आपने थोड़ा सा पहले बोला ना रेक्टस एब्डोमिनस, तब आपका आवाज ब्रेक हो गया था। थोड़ा सा रिपीट करेंगे। शीतल दी, रेणु तड़सर। तो ये जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है इसको हम जनरल लैंग्वेज में एब्स कहते हैं। दूसरे है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स। ये सारे मसल्स भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डू नॉली, व्हेन वी डू उद्यान बंद, व्हेन वी डू अग्निसार, इस ऑन व्हेन वी डू कपालभाति। इन ऑल दिस मसल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये हमारे मेन मसल्स और एसेसरी मसल्स के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद मैं आपको लंग वॉल्यूम्स के बारे में बताना चाहूंगी। तो जनरली जब हम इनहेल करते हैं तो इन एवरी इनहेलेशन वी टेक 500 ml ऑफ ब्रेथ, और इसको हम कहते हैं हमारा टाइडल वॉल्यूम। देन जब हम प्रयत्न पूर्वक सांस लेते हैं तो हम और भी सांस ग्रहण कर सकते हैं, और वो अराउंड 3500 ml होता है। तो उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन जब हम प्रयत्न पूर्वक सांस को छोड़ते हैं तो हम छोड़ सकते हैं ज्यादा 1200 ml, अराउंड 1200 ml हम ज्यादा छोड़ सकते हैं, और उसको हम कहेंगे एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इतना प्रयत्न पूर्वक छोड़ने के बाद भी
हमारे लंग्स में वैक्यूम क्रिएट नहीं हो जाता, थोड़ी सी एयर हमारे लंग्स में रहती ही है, एंड दैट इज अराउंड 1200 ml, और उसको हम कहेंगे रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो ये सारे लंग्स के वॉल्यूम थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो जब हम सांस को भरते हैं तो क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो है वो ऐसे नीचे जाएगा, और हमारे इंटरकोस्टल मसल्स है वो ऐसे सिर्फ आगे नहीं जाएंगे, आगे और ऐसे ऊपर जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारे लंग्स का वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसके अंदर का प्रेशर जो है वो घटेगा, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसलिए जब प्रेशर हमारा घटेगा तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm of Hg, और अंदर अराउंड 758 हो जाएगा, तो बाहर से जो है वो हवा हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश करेगी। और फिर क्या होगा, हमारे लंग्स का प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमारा डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे ऊपर आ जाएगा और मींस रिलैक्स हो जाएगा, और हमारे इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, और लंग्स का प्रेशर जो है वो घटेगा, और हवा जो है वो अंदर से बाहर चली जाएगी। तो जब लंग्स का प्रेशर घटता है तो हवा बाहर से अंदर आती है, और लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ता है तो हवा जो है वो अंदर से बाहर भी एक्सेल। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो चलता है। अब इसके बाद जो है वो मैं आपको इफेक्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले एक रेस्पिरेटरी सिस्टम ही हमारी ऐसी सिस्टम है जो इनवॉलंटरी भी है और जो वॉलंटरी भी है, यानी कि अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो अपने आप कार्य करती है, और हम प्राणायाम के माध्यम से उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। और अगर हम प्राणायाम को अभी देखें तो प्राणायाम शब्द को अगर हम विभाजित करते हैं तो उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दैट इज प्राण एंड आयाम। तो प्राण यानी कि जीवन शक्ति, और आयाम यानी कि उसका विस्तार करना। तो जो हमारा प्राण है वो हमारे शरीर और मन के बीच का एक सेतु की तरह है, इट्स अ ब्रिज बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी। और प्राण और हमारे मन के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, और इसीलिए हठ प्रदीपिका में प्राणायाम के चैप्टर में बताया गया है, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, योगी स्थाणु आपनोति ततो वायु निरोधयेत। यानी कि जब तक हमारा प्राण चलता है तब तक हमारा चित्त भी चलायमान रहता है, और जब हमारा प्राण स्थिर हो जाता है तो हमारा चित्त भी स्थिर हो जाता है। आप देखना, जब कभी भी क्रोध आता है या फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, तब ब्रीदिंग रिदम को देखना, इट विल बी फास्ट। और जब हम ध्यान कर रहे हैं, धारणा का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है वो बिल्कुल स्लो डाउन रहता है। और इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा है, दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। अब मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक भी बताना चाहूंगी कि जब हम प्राणायाम करते हैं, ऐसे जनरली जब हम एक इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम EEG करके मशीन होता है जो ब्रेन वेव्स को नापता है, तो जब हम कोई भी मेंटल एक्टिविटी करते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे अल्फा वेव्स चलते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड 28 to 13 हर्ट्ज। लेकिन जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम तब हमारे बीटा वेव्स चलते हैं, और जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम बीटा से अल्फा स्टेट में जा सकते हैं, और अल्फा स्टेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है अराउंड 13 to 8 हर्ट्ज। तो इस तरह से हम बीटा से अल्फा स्टेट तक पहुंच जाते हैं जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं।
अगेन जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन है, जैसे कि गाबा है, जैसे कि एंडोर्फिन है, ये इसका स्त्राव होता है और ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो हमारे मूड को प्लेजरेबल बनाता है। एंड सेकेंड थिंग, एंडोर्फिन जो है वो सबसे बड़ा नेचुरल पेन किलर भी है। तो ये सारे जो इम्पैक्ट है वो हमारे मन पर पड़ता है, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है और हमारे माइंड को एक सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्राणायाम के माध्यम से मिलता है। अब मैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स की इफेक्ट को बताना चाहूंगी कि जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तब हमारे यहाँ पीछे जो ब्रेन में मेड्यूला होते हैं वहां के रेस्पिरेटरी सेंटर्स चलते हैं जो कि एप्नोएस्टिक और न्यूमेटेस्टिक सेंटर होते हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये सेंटर शिफ्ट हो जाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जो कि हमारे ब्रेन का अग्रभाग है, जिसको हम ग्रे मैटर भी बोलते हैं। तो जब ये सेंटर्स स्विच होते हैं नेचुरली, जिसकी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस पार्ट को हम स्ट्रेंथन करते हैं। अब ये हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक्स, मेमोरी, परसीविंग, ये सारी कॉग्निशन, ये सारी चीजों के लिए हमारा कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसके फंक्शंस जो है वो भी सही तरीके से होने लगेंगे, यानी कि हायर लेवल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगा। न्यू न्यूरल पाथवेज, हमारे सोचने का तरीका जो है वो बदल जाएगा एंड न्यू न्यूरल पाथवेज जिसको हम कहते हैं न्यूरल प्लास्टिसिटी, ये क्रिएट होता है। नाउ अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम 1:2 इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का रेशियो रखते हैं तो क्या फायदा होता है। तो हम इनहेल करते हैं 1 काउंट में, जनरली एक्सहेल करते हैं 2 काउंट में, ऐसा हम जनरली योग क्लासेस में बताते हैं। तो व्हाई वी डू दिस एंड व्हाट इज द इफेक्ट। तो जो हमारा इनहेलेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस है और एक्सहेलेशन जो है वो हमारा पैसिव प्रोसेस होता है। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारे इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारा डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। दैट्स व्हाई टू एक्सटेंड रिलैक्सेशन वी एक्सहेल ट्वाइस। सेकेंड थिंग, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उद्दीप्त होती है and parasympathetic nervous system gives the cooling, soothing and the tranquilizing effect to the mind. और इसीलिए इस स्ट्रेस के दौरान, आजकल तो बहुत स्ट्रेस, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं हमें स्ट्रेस है, तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये जो है डबल एक्सहेलेशन दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक्स में से एक टेक्निक बताई है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, यानी कि सांस को बाहर छोड़कर रोक कर रखने से हमारी मन की स्थिति जो है वो स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, हम स्थित प्रज्ञ की ओर, सात्विकता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। नाउ जब हम सांस को भरकर इंटरनल कुंभक करते हैं, इंटरनल रिटेंशन अंत कुंभक करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट होता है। तो जब हम सांस को भरकर होल्ड करके रखते हैं तो क्या होता है, जनरली जब हम सांस को लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होता है और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो 16% ऑक्सीजन जो है वो हम बाहर छोड़ देते हैं, तो वी एब्सॉर्ब 5% ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जब हम कुंभक लगाते हैं तो हमारे गैसियस एक्सचेंज के लिए टाइमिंग्स बढ़ जाता है और हम जो 5% है उसको 6, 8 और 10 तक लेकर जा सकते हैं।
तो ये एक फायदा है। और दूसरा फायदा ये है कि हमारे जो मसल्स है वो भी स्ट्रेच होते हैं, तो वो भी टोन अप हो जाते हैं, जैसे कि हमारे डायफ्राम है या हमारे इंटरकोस्टल मसल्स है। देन उसके बाद जब हम एक्सटर्नल रिटेंशन करते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट? जब हम सांस को बाहर छोड़कर रोक कर रखते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा ब्रेन जो है वो तुरंत ट्रिगर होगा, वो कहेगा कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आ रहा है, वेयर इज द ऑक्सीजन, इट विल सर्च फॉर ऑक्सीजन। और जो कैपिलरीज जो रेगुलरिटी में यूज नहीं होती है, वो ब्रेन की कैपिलरीज भी खुल जाएगी और ब्लड के माध्यम से हमारे ब्रेन तक उस कैपिलरीज के द्वारा ऑक्सीजन पहुंच जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूटर लेकर रास्ते में निकले हैं और अगर मेन रोड ब्लॉक है तो हम क्या करते हैं, जनरली हम शॉर्टकट करके ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पर हमने ब्लॉक करके रखा है मेन रोड, तो जो रोड हम जनरली यूज नहीं करते हैं, जो कैपिलरीज यूज नहीं करते हैं, वो भी खुल जाती है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल ब्रेथ रिटेंशन। और उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये भी दूर हो जाता है। नाउ जब हम एक सांस लेते हैं तो जनरली मैंने आपको बताया वी टेक 500 ml ऑफ एयर एंड इन 1 minute वी टेक अबाउट 12 to 15 breaths। तो अगर हम मान के चले कि हम 12 सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर, तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी बन गई 12 into 500 दैट इज 6000 ml। तो 1 मिनट के अंदर अंदर हमारे लंग्स के अंदर 6000 ml ऑफ एयर विल एंटर। नाउ एक दिन ये एक जेंटलमैन का एग्जांपल लेते हैं, ये जेंटलमैन इतना लेते हैं। अब एक दिन वो योग क्लास में गए और उनको वहां बोला गया डीप इनहेल डीप एक्सेल, तो उन्होंने ऐसा किया तो ब्रेन को तो बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा स्ट्रेस दूर हो गया, रिलैक्सेशन का अनुभव हुआ। तो हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है, मैंने आपको बताया कि बहुत हम 500 ml तक सांस को ले सकते हैं, वी हैव दैट मच कैपेसिटी, बट वी आर सेटिस्फाइड ओनली विथ 500 ml, क्योंकि हम तो ठहरे संतुष्ट मनुष्य, तो हम तो 500 में सेटिस्फाई हो जाते। लेकिन इस जेंटलमैन को लगा कि चलिए थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ लेते हैं, और उन्होंने 500 से 600 ml, सिर्फ 100 ml ज्यादा लेना शुरू किया। तो नाउ क्या हुआ, अब जो 12 सांस लेने पड़े थे, अब वो 10 सांस में ही 6000 ml का वो रीच कर पाएंगे। He will reach to 6000 ml in 10 breaths only। तो क्या हुआ, 2 सांस हमारे बच गए। कितने में? 1 मिनट में 2 सांस बचे। तो आप गिनती करो कि एक आवर में कितने सांस बचेंगे, 24 आवर्स में कितने सांस बचेंगे, है ना। तो क्यों हमें सांस बचाने चाहिए, तो इसके पीछे भी रीजन है, बिकॉज जब हम सांस लेते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी के बिना यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है, तो दैट विल रिक्वायर द एनर्जी। तो ये हमारी एनर्जी जो है वो सेव हो जाए। सो प्राणायाम लीड्स टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्यूअल। तो अगर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनर्जी बचाई तो उसके पीछे पीछे बहुत सारी सिस्टम्स जो है उसकी एनर्जी भी बच जाएगी और हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। वेयर एंड टेयर ऑफ द सेल्स वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो अगर स्किन के सेल्स है, उसका मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर स्किन के सेल्स है वो 21 डेज में रिप्लेस होते हैं, तो अब क्या होगा, वो 25 डेज में रिप्लेस होंगे। तो दैट मीन्स कि हमारी सेल की लाइफ बढ़ी तो टिश्यू की लाइफ बढ़ेगी, ऑर्गन की लाइफ बढ़ेगी, सिस्टम की लाइफ बढ़ेगी और अल्टीमेटली हमारी बॉडी की लाइफ जो है वो बढ़ेगी। और इसीलिए जो ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो एनिमल्स जो है वो डीप ब्रीदिंग करने वाले हैं उसका आयुष्य लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल टॉर्टॉइस, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट। लेकिन जो एनिमल्स जल्दी जल्दी फियर में आ जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रैबिट, फॉर एग्जाम्पल डॉग, तो उनकी आयुष्य कम होती है। तो इसीलिए
रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हम मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर सकते हैं, एंड स्लो मेटाबॉलिक रेट विल आल्सो रिड्यूस द स्ट्रेस। तो ये सारी इफेक्ट्स है हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, साइकोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द प्राणायाम। तो यहाँ मैं लेक्चर को समापन करूंगी, और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना चाहते हो